हेलो स्टूडेंट। आज हम नए चैप्टर के साथ टॉपिक के साथ हाजिर हैं। अल्ट्रावोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आज समझेंगे हम कि अल्ट्रावोलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है और वो किस लॉ पे बेस्ड है, और वो बेस्ड होता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ के ऊपर। तो हम इस लेक्चर में दोनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन समझ लेते हैं। जो डबल बीम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर का होता है वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि उसकी फंक्शनिंग क्या है। सबसे पहले ये एक सिस्टम ऐसा है जो हमें कंप्यूटराइज्ड एक डेटा रीड आउट करके देता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। और वो स्पेक्ट्रा यूवी स्पेक्ट्रा कहा जाता है क्योंकि हम इसको अल्ट्रावायलेट की एब्जॉर्प्शन के बाद दिखा रहे हैं स्पेक्ट्रा। और वो एक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक ग्राफ होता है किस किस के बीच में कितनी वेवलेंथ की उसने एब्जॉर्प्शन की, मॉलिक्यूल ने कितनी वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेंज फोटोन एनर्जी कितने नैनोमीटर की एब्जॉर्ब की। तो वो जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। इसमें जो फंक्शन है मिनिमम, जो उस इंस्ट्रूमेंट में आने वाले जो चीजें हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले रहता है इसमें D2 लैंप। अब ये D2 लैंप क्या है इसको आगे समझ लेते हैं। इसको आगे समझेंगे हम, और लेकिन ये समझ लेते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ से इसको फोटोन एनर्जी मिली। इस फोटोन एनर्जी मिलने के बाद इस यहाँ से फिल्टर ने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद मोनोक्रोमेटर में आया। मोनोक्रोमेटर ने ये जो एनर्जी थी उसको एक वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दी। मोनो का मतलब होता है एक, क्रोम का मतलब होता है कलर, एक कलर मतलब एक वेवलेंथ। यानी इस सिस्टम ने उसको एक कलर में कन्वर्ट कर दी। जो बीम आई उसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया गया। स्प्लिट करने के बाद पहले ये रेफरेंस से होके निकली और दूसरे निकली सैंपल से, इसलिए इसको डबल बीम बोला गया है। क्योंकि एक बीम गई है रेफरेंस मॉलिक्यूल में या रेफरेंस कंपाउंड में, दूसरी गई है सैंपल कंपाउंड। यानी जिसका हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितनी एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, तो उन सैंपल को इसमें प्लेस किया जाता है, रखा जाता है रेफरेंस की टर्म्स में। नहीं, हम रेफरेंस भी रखेंगे और सैंपल भी रखेंगे। तो इस पूरी फंक्शनिंग के बेसिस पे फोटो डायोड से इसका एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है और कंप्यूटराइज्ड हमें एक प्रिंट और चार्ट मिलता है जिसको हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये इसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक बेसिक कंसेप्ट है कि उसका स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक कंसेप्ट, इंस्ट्रूमेंट का बेसिक कंसेप्ट है कि लाइट आई, सोर्स से लाइट आई, उसको फिल्टर किया, मोनोक्रोमेटर ने उसको मोनोक्रोम में कन्वर्ट किया, एक वेवलेंथ की रेडिएशन बनाई, उसको उसने बीम स्प्लिटर से बीम में कन्वर्ट किया और वो मिरर के थ्रू रेफरेंस और सैंपल से होते हुए डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू हमें एक चार्ट के फॉर्म में मिल गया, जिसको हम चार्ट के फॉर्म में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इसको हम रीड करते हैं। इसको रीड करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सैंपल में वह कंपाउंड कैसा था। वन बाय वन इसको समझ लेते हैं कि लाइट सोर्स क्या था हमारे पास। D2 लैंप था, यानी ड्यूटेरियम लैंप जिसको बोलते हैं। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देने के लिए अल्ट्रावायलेट का सबसे अच्छा मीडियम है। और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है इसमें ड्यूटेरियम की वजह से लो प्रेशर पे। ध्यान देने वाली बात इसमें, जब हम ड्यूटेरियम को लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन देखते हैं तो ये 160 नैनोमीटर से लेके 375 नैनोमीटर की वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेंज देता है। इस रेंज की 160 नैनोमीटर से लेके 375 नैनोमीटर की। दूसरा हमारे पास है टंगस्टन लैंप। ये टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। मोस्ट कॉमन सोर्स है विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन का, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का टंगस्टन फिलामेंट। ये लाइट सोर्स इसका। मोनोक्रोमेटर के बारे में हम जान चुके हैं। इसका मेन फंक्शन रहता है कि जो कलर है उसमें मोनोक्रोम देने का, यानी एक वेवलेंथ की बीम को रेक्टिफाई करके देने का। और इसमें नैरो पोर्शन होता है और एनालिसिस के लिए इसको हम सेलेक्ट करके डिटेक्टर के थ्रू भेजते हैं, और जो कि सैंपल और रेफरेंस से होके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम डबल बीम में पढ़ेंगे बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर में हमने देखा कि ये जो बीम स्प्लिटर था, इसने पहली बार तो रेफरेंस की तरफ दिया और दूसरी बार इसने सैंपल की तरफ
बीम को स्प्लिट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल बीम स्प्लिटर। ये हमने मेन इंस्ट्रूमेंट्स में देखा। इसके बाद हम बात करते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल और रेफरेंस सेल की। ये हम जान चुके हैं, एक हमारे पास जो सैंपल सेल था वो स्मॉल रेक्टेंगुलर ग्लास का होता है, लगभग एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लिक्विड फिल करते हैं और सैंपल फिल करते हैं, इसलिए हम सैंपल या रेफरेंस दोनों का साइज एक होता है और लगभग इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है इस प्रकार से कि वह 1 सेंटीमीटर का ही डायमीटर रखा हो, मतलब 1 सेंटीमीटर का ही एक रेंज इसकी लेंथ हो, और इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। डिटेक्टर एंड कंप्यूटर, हम जानते हैं डिटेक्टर लाइट को करंट में कन्वर्ट कर देता है और उससे हम देख लेते हैं कि अगर इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगी, तो करंट ज़्यादा होगी तो डायोड से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसी इंटेंसिटी को मेजर करता है हमारा डिटेक्टर या कंप्यूटर। और एब्जॉर्प्शन हमें मिलके दे देता है कि ए यानी एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस 10 आई नॉट अपॉन आई। ये इनिशियल इंटेंसिटी है जो इस सैंपल में गिर रही है, आई नॉट, और जो ट्रांसमिट होने के बाद यानी एब्जॉर्ब होने के बाद जो इंटेंसिटी है वो आई के तौर पे दिखाई दे रही है। इन दोनों का जो लॉगरिथमिक रेशियो है वो होता है एब्जॉर्प्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेफरेंस सेल आई नॉट, और आई जो है लाइट पासिंग थ्रू सैंपल। ये दोनों ये अलग अलग केस है, यहाँ पे रेफरेंस सेल की बातें बता रखी हैं, लेकिन हम इसको सिंपल ये इस तरीके से समझते हैं कि आई नॉट जो होता है इनिशियल स्टेज का होता है और आई जो होता है फाइनल स्टेज का होता है। इस प्रकार से हमें ये ग्राफ मिल जाता है। ये हम देख रहे हैं कि ग्राफ क्या मिलेगा। प्रिंसिपल बिहाइंड, इसके पीछे का कंसेप्ट है लैम्बर्ट बियर्स लॉ। इसके पीछे का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लैम्बर्ट्स का और बियर्स का लॉ ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड बाय अ सॉल्यूशन। दो कंडीशन है, अगर हम सॉल्यूशन में इंटेंसिटी यानी लाइट और अल्ट्रावायलेट दे रहे हैं तो ये तो वो मॉलिक्यूल सैंपल एब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिट करेगा। सॉल्यूशन या तो एब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिट करेगा, तो या तो जो वो ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब करता है उस केस में वह प्रोपोर्शनल हो जाता है पाथ लेंथ और कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। यानी यह लॉ ये बोलता है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट और रेडिएशन इज बीन रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी मॉलिक्यूल, बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड हम बोलेंगे, तो बाय मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। अब जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की होगी उतनी ज्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जितना कम डाइल्यूट होगा उतना कम एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए मैथमेटिकली लैम्बर्ट्स लॉ बोला गया है कि ए, इससे पहले हम समझ चुके थे, ए इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए आई नॉट अपॉन आई, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन एल सी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। जब दोनों को हमने कंबाइन किया, दोनों लॉज को हमने कंबाइन किया, तो हमें मिला ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी, और इस केस में ए कांस्टेंट मिला मुझे एप्सिलॉन। इसको हमने बोला कि एप्सिलॉन एल सी, और इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास दिख रहा है कि लैम्डा एब्जॉर्ब किया, और इस एप्सिलॉन को हमने बोला मोलर एब्सॉर्प्टिविटी। एल यहाँ पे लेंथ है, पाथ लेंथ है, और सी कंसेंट्रेशन है। तो ये कंसेप्ट हम समझ पाए कि भाई एब्जॉर्प्शन हुआ कब, जब इसमें इंटेंसिटी पड़ी लैम्डा की, वो लैम्डा वेवलेंथ की कोई भी इंट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन स्ट्राइक की, इस सैंपल का लेंथ थी एल, और वो लेंथ की इसमें सैंपल रखा गया था, उस सैंपल की कंसेंट्रेशन थी सी। उसने एब्जॉर्ब किया या ट्रांसमिट किया, तो अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो एब्जॉर्ब करेगा उसकी लेंथ और कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी एल लेंथ होगी उसकी कंसेंट्रेशन जितनी होगी उतनी एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ेगा। The intensity of the absorption band in ultraviolet is expressed as a molar absorptivity at maximum absorption epsilon max, यानी A is log equal to log I naught upon I equals to epsilon LC is Lambert's Beer law। यही बेसिक कंसेप्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इसके बाद हम ट्रांसमिटेंस पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि 100% ट्रांसमिटेंस होगी तो एब्जॉर्प्शन 0 होगा। जैसे जैसे ट्रांसमिटेंस कम होती जाती है एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाता है। इसका मतलब है साफ पानी होगा
तो कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि 100% जितनी लाइट आई उतनी लाइट चलेगी, ट्रांसमिट हो गई। जितनी इंटेंसिटी की वेवलेंथ स्ट्राइक हुई सैंपल में उतनी ही पास होगी, तो एब्जॉर्प्शन 0 होगा। जैसे जैसे ट्रांसमिशन कम होते जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल सैंपल में कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन का कोई ना कोई कंपाउंड जरूर है, इसलिए ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस को इस तरीके से देखते हैं। और ट्रांसमिटेंस होता है आई अपॉन आई नॉट, एब्जॉर्प्शन होता था लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन आई। इस तरीके से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद हम लॉग और ए के बीच में यानी एब्जॉर्प्शन और लॉग टी के बीच में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, या हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। और जहां पर एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट कितनी होती है, के अपॉन 2.303। ये हम यहाँ से इस पूरे फंक्शन से, इस मैथमेटिकल कंडीशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन की। बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है? लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब है एक ग्राफ। और कैसा ग्राफ? अगर इंसिडेंट लाइट सैंपल में पड़ी, ट्रांसमिट हुई, एब्जॉर्प्शन आया कुछ ना कुछ, और उसकी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन एल लेंथ की, तो कंसेंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में जो एक लाइन सिंपल आती है, उसको हम बोलते हैं लीनियरिटी। तो linearity of Beer-Lambert's law is limited by chemical and instrumental factor। केमिकली और इंस्ट्रूमेंटली हम देखते हैं कि इस नियम की कुछ कमियां हैं, जो कि लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी को बढ़ा देता है। कॉजेज ऑफ नॉन लीनियरिटी इंक्लूड्स केमिकल डेविएशन, ये तो केमिकली डेविएट होगा। और केमिकली डेविएशन में क्या होगा कि जो डेविएशन है एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट का हाई कंसेंट्रेशन पे नहीं होगा, डेविएट हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हाई कंसेंट्रेशन में नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल में जब आपस में नजदीकियां बढ़ेंगी तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट में डेविएशन आ जाएगा, और हाई कंसेंट्रेशन में यह नियम फेल हो जाएगा। पहला केमिकल डेविएशन। हायर कंसेंट्रेशन में पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, हम बात कर चुके हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर डिमिनिश्ड टू द पॉइंट विच अफेक्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके बाद एब्जॉर्बिंग अंडरगोज एसोसिएशन, डिसोसिएशन और रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के साथ अगर इस तरह की चेंजेस आएंगी तो केमिकल डिविजन आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल डिविजन में हम देखते हैं नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। अगर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन सैंपल में पड़ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, तो वो एब्जॉर्प्शन और लीनियरिटी में डिफरेंस आ जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा लाइट। और स्ट्रे लाइट। तो ये दो मिनिमम जो डेविएशन है वो इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, और मेन डेविएशन केमिकल डेविएशन, जिसमें कंसेंट्रेशन का फर्क पड़ता है। ये दो लिमिटेशंस हैं जो बेसिक हैं बियर एंड लैम्बर्ट लॉ को कमजोर करने के लिए, खास तौर पे उसके जो ग्राफ है लीनियरिटी को, उसको नॉन लीनियर बनाने के लिए। तो ये लेक्चर हमारे पास बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर था। तो इस लेक्चर में हमने कोशिश की कि इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है उसको समझें, और बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, वो उसकी लेंथ, पाथ लेंथ और कंसेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे पास एक ग्राफ मिलता है, एक लीनियर ग्राफ मिलता है। अगर कहीं ना कहीं कोई डेविएशन है, कुछ कमियां हैं, तो उस लीनियर ग्राफ की लीनियरिटी में डिफरेंस आ जाता है, वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो कुछ इस लिमिटेशन को हटा दिया जाए तो हम इसके बेसिस पे काफ़ी इसके एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो लैम्बर्ट्स और बियर लॉ को प्रैक्टिकली समझने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं, जिसमें कि हमारा प्रैक्टिकल आता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंट डिफरेंट सैंपल की मदद से हम जो अननोन सैंपल है उसकी कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं। तो कंसेंट्रेशन निकाला जा सकता है आसानी से इसकी मदद से, अगर हमें एब्जॉर्प्शन और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पता हो। तो दिस बियर्स एंड लैम्बर्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज वेरी यूजफुल फॉर मैनी एप्लीकेशंस। तो प्रैक्टिकली इसका काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंस है बियर्ड एंड लैम्बर्ट लॉ। इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं इससे तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने सहपाठियों को जरूर साझा करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार है जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।